हाय स्टूडेंट, हम लोग की क्लास 3 दिन बाद चल रही है। अभी 3 दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाया था। आज हम लोग चर्चा में डिस्कस करने वाले हैं कि वर्तमान समय में चर्चा में क्या चल रहा है। तो अभी जो चर्चा का विषय है वो है RPA 1951। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक एक्ट, या फिर इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये हमारे चर्चा का विषय है। हम लोगों ने जो सेगमेंट शुरू किया था चर्चा में, पहले हम लोगों ने बात किया था जेपीसी पे, और ये उस सेगमेंट की दूसरी क्लास है। और ये चर्चा का विषय है हमारा आज का आरपीए, ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में ये इसलिए है कि अभी 4 दिन पहले एक न्यूज़ आया कि माननीय सांसद श्री राहुल गांधी जी को गुजरात की एक निचली अदालत ने मानहानि के एक मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाई, और इस सजा की वजह से उनकी सदस्यता जो है, संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। ठीक, किस आधार पे खत्म कर दी गई? तो ये आधार था हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, या फिर ये आधार है हमारा आरपीए 1951। ठीक है, तो आरपीए 1951 के आधार पर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। वर्तमान में वो किसी भी संसद के सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा का विषय है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट विषय भी है। तो हम अब इसी विषय पे आज की चर्चा अपनी करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तो सबसे पहले इसके इतिहास में बात करते हैं, हिस्ट्री जान लेते हैं। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जैसा कि 1951 नाम ही है, तो ये बना तो 1951 में है, लेकिन ये पहला नहीं है। 1950 में एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आया। 1950 में एक आरपीए बना। ठीक है, ये पहला आरपीए था। अब ये आरपीए क्यों बनाया गया? तो आरपीए इसलिए बनाया गया कि हमारा जो देश है, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है, लेकिन जनता प्रत्यक्ष तौर पे शासन नहीं करती है। वो क्या करती है, अपना एक प्रतिनिधि भेजती है, और वो प्रतिनिधि मंडल जो है वो जनता के लिए कार्य करती है। कुल मिला के कार्य तो जनता द्वारा ही होता है। जनता, भाई जनता में आज के डेट में ऐसा है कि देखो, कई जगहों पे ऐसा होता है कि प्रत्यक्ष तौर पे चुनाव प्रक्रिया होती है। जैसे हम यदि स्विट्जरलैंड के कुछ भागों पे यदि हम बात करें, तो वहां भी आज सब लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद हाथ खड़े करके अपना प्रतिनिधि देते हैं, या इकट्ठे होने के बाद अपना एक नजरिया, या बोलना चाहिए कि अपना एक वक्तव्य वो ऐसा बता देते कि हाँ भाई मैं सहमत हूँ, नहीं हूँ। पर भारत देश में जहाँ करोड़ों की जनसंख्या है, वहां इस टाइप की चीजें होना थोड़ा सा मुश्किल है। और भारत देश के बहुत सारे देशों ने अभी लोकतंत्र जिन्होंने अपनाया, वहां पर प्रत्यक्ष तौर पे ऐसा करना थोड़ा मुमकिन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम चुनाव जो होता है उस चुनाव में अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं। हम चुनाव जितवाते हैं, हम वोट देते हैं। वोट देने के बाद वो प्रतिनिधि जाता है, संसद में जाता है और हमारे लिए कार्य करता है। ये आदर्श चीज है। ठीक है, तो अब वो प्रतिनिधि योग्य है कि अयोग्य है, इसका निर्धारण किस आधार पे हो। दूसरी चीज, चुनाव में उसका वर्ष कितने वर्ष का होना चाहिए। जैसे हम लोग को पता है कि भाई लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, है ना। तो इसका निर्धारण होना है। चुनाव प्रक्रिया में कैसी होनी चाहिए, या उसकी अयोग्यता किस आधार पे अयोग्य होगा। तो इसके लिए ये बनाया गया हमारा लोक प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि अधिनियम। ठीक है, 1950 में जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम बना, उसमें बहुत सारे कमियां थी, बहुत सारी कमियां थी। उसमें अयोग्यता का निर्धारण नहीं किया गया था। ठीक, तो उसके बाद में 1951 में फिर एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आया, और इसको प्रस्तुत करने वाले रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये आप याद रखिए, 17 जुलाई 1951 को ये अधिनियम आया,
और इस अधिनियम को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन्होंने प्रस्तुत किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिनियम को प्रस्तुत किया। इस अधिनियम का मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि जो प्रतिनिधि आए, जो जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे, वो प्रतिनिधि योग्य हो, और यदि किसी आधार पर अयोग्यता साबित होती है तो फिर वैसी स्थिति में वो फिर संसद के सदस्य नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये अधिनियम लाया गया था 1951। तो इस अधिनियम से संबंधित मुख्य बातें, ये अधिनियम में क्या क्या मुख्य बातें हैं, या फिर हम ये देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत क्या क्या इसके मूल उद्देश्य क्या क्या है। तो इसके मूल उद्देश्यों में सबसे पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि चुनाव निष्पक्ष तौर पे करवाना। इस अधिनियम के तहत जो चुनाव होना है वो चुनाव निष्पक्ष तौर पे हो। ठीक, जो पहला निष्पक्ष चुनाव करवाकर प्रतिनिधि का चुनाव करना, जो प्रतिनिधि बनता है उस प्रतिनिधि का चुनाव करना। दूसरी बात, योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण करना कि जो प्रतिनिधि बना वो प्रतिनिधि कितना योग्य है और वो प्रतिनिधि जो है वो कितना अयोग्य है। ठीक है, इसका निर्धारण करना। तीसरी चीज, सुनिश्चित लोकतंत्र की स्थापना करना या लोकतंत्र सुनिश्चित करना। ठीक, क्योंकि हमारा देश जो है, हमारे देश में जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। सबसे बड़ा संविधान आप लोग को पता ही है, हमारा देश का संविधान है, बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, और चुनाव प्रक्रिया भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, बहुत बड़ा चुनाव होता है। ठीक है, तो इस उद्देश्य से, क्योंकि इस समय देखिए ये जब आया तो इस समय पहला आम चुनाव नहीं हुआ था, तो पहले चुनाव आने से पहले ही जो वहां संविधान सभा के सदस्य थे उन सदस्यों ने सोचा कि भाई चुनाव तो हम करवाएंगे, चुनाव करवाने के बाद यदि कोई सदस्य बनता है और बाद में वो अयोग्य हो जाए तो किस आधार पर उनकी अयोग्यता निर्धारित की जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला चुनाव था 1951 और 1952। ठीक, ये अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 ये चुनाव की प्रक्रिया रखी गई थी, और इससे पहले इसको लाना था, जनप्रतिनिधि अधिनियम को लाना था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम में जो अभी वर्तमान में राहुल गांधी को जो सजा मिली है उसके आधार पर जो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, तो वो आधार क्या रहा। तो इसमें कुछ धाराएं हैं, जैसे जब हम इसकी बात करते हैं, आरपीए की बात करते हैं, तो आरपीए की कुछ धारा है। जैसे यहाँ पर मुख्य चर्चा का विषय है धारा 8। तो धारा 8(1) और 8(2), या फिर इसकी जो धारा है धारा 8(1) और 8(2). धारा 8(1) और 8(2) ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर मामले में लिप्तता पाया जाता है तो 6 वर्ष तक के लिए वो अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। अब गंभीर मामला मतलब ये होता है कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, ठीक, या फिर कोई देशद्रोह में लिप्त है, या फिर किसी तरीके के और गंभीर मामले बहुत सारे होते हैं, या तो मर्डरर है। तो गंभीर मामले में यदि लिप्तता है या पकड़ा गया है, सीधी सी बात है, रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो यदि पकड़ा गया है, ठीक है, या लिप्तता प्रदर्शित हो गई है उसकी, ठीक, तो उस केस में उसको 6 वर्ष तक के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। 8(3) ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी भी मामले में 2 वर्ष की सजा हो गई है तो ऐसी स्थिति में आगे के 6 वर्ष, सजा काटने के 6 वर्ष तक उसमें अयोग्यता रहेगी और वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है, मतलब चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। ठीक है, मतलब यदि हम राहुल गांधी के केस की बात करें तो राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई। अब सजा जब 2 साल का समाप्त हो जाएगा, अभी तो वो लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे, ठीक, हम मान के चलते हैं कि 2 साल की सजा हो गई, तो सजा जब समाप्त हो जाए तो सजा समाप्त होने के बाद में
फिर अगला 6 वर्ष, मतलब कुल मिला के राहुल गांधी के केस में ये हो गए 8 साल। ठीक है, तो ये हमारा कहता है आर्टिकल 83 या फिर धारा 83, और ये जो धारा 83 है इसी के आधार पर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ठीक, अगला है 8(4). ये 8(4) क्या कहता है? 8(4) ये कहता है कि यदि व्यक्ति को सजा हो गया है और 3 महीने के अंदर उसने हाईकोर्ट में अपील कर दी है या किसी ऊंची अदालत में अपील किया है तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। ठीक है, 8(4) का प्रावधान असंवैधानिक हो गया है। ठीक, सन 2013 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। इसको लिली थॉमस केस भी कहते हैं। ठीक है, 2013 से पहले तक ये था कि यदि किसी को मान लो 2 साल की सजा हो गई, ठीक, 2 साल की सजा होने के बाद में यदि वो हाई कोर्ट में अपील करे या उसकी ऊंची अदालत में वो अपील करता है तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त नहीं होती। ये 8(4) के तहत था, लेकिन 2013 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया उसके बाद से ये 8(4) जो है ये खत्म, बचता है 8(3), है ना। अब मामला ये हुआ था कि पुराने समय में आप लोगों ने राहुल गांधी जी का एक प्रकरण जो है वो यहाँ पे याद आता है कि राहुल गांधी जी ने 2013 में एक अध्यादेश को फाड़ा था, उसकी वो चर्चा का विषय भी यहाँ पे था, है ना। अब वो अध्यादेश क्या था? वो अध्यादेश यही था 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई 8(4) असंवैधानिक है। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई थी और वो मनमोहन सिंह की सरकार ने एक अध्यादेश लाया था, और उस अध्यादेश ये इसके विपरीत उन्होंने एक अध्यादेश लाया था कि संविधान जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसके आधार पे कानून नहीं होगा। जो अध्यादेश आया था, है ना, अध्यादेश में कुछ कंडीशन रख गई थी कि 5 साल या कुछ इस टाइप की कंडीशन थी। तो राहुल गांधी जी ने क्या किया था? वो अध्यादेश ही फाड़ दिया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध एक अध्यादेश आया और उस अध्यादेश को राहुल गांधी जी ने वहीं पे फाड़ा। यदि वो अध्यादेश आ जाता तो आज राहुल गांधी जी की जो सदस्यता थी वो बची रहती, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये आरपीए 1951 जो है ये काम करता है। ठीक, तो ये जो हमारा 1951 है, ये जो केस है इसको बोलते हैं, इसको याद रखना, लिली थॉमस केस बोलते हैं। लिली थॉमस केस मद्रास हाई कोर्ट की, मद्रास की लॉयर, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर थी जिन्होंने ये इसके खिलाफ एक याचिका डाला था और वो केस जीत भी गई थी। ठीक है, लिली थॉमस जो थी वो मद्रास से वकालत करने वाली पहली महिला भी उनको माना जाता है, लिली थॉमस को। अब ये जो आरपीए 1951 रहा तो इसमें कुछ संवैधानिक संशोधन भी हुए बाद में धीरे धीरे। वो तो हमारा जो संविधान है, संविधान की प्रकृति है कि हमारा संविधान लचीला टाइप का संविधान है। कानून बनने के बाद कोई स्थिर कानून नहीं होता है, कानून बनने के बाद कोई एकदम दृढ़ कानून नहीं होता है कि उसमें कोई भी, जैसे अमेरिका के संविधान की हम बात करें तो वहाँ संशोधन की प्रक्रिया काफी जटिल प्रक्रिया है। यदि आप अमेरिका की संविधान और भारत की संविधान की बात करोगे तो अमेरिका में संवैधानिक संशोधन बहुत कम हुए। भारत में यदि हम संवैधानिक संशोधन की बात करें तो भारत जो संविधान की प्रकृति है वो लचीली टाइप की प्रकृति है। तो यहाँ पे संवैधानिक संशोधन के जरिए हम नई चीजों को ला सकते हैं। जैसे यहाँ जो संविधान में संशोधन हुआ, इसमें संशोधन 1966 में हुआ, और 1966 में जो संशोधन हुआ उसमें ये बात रखा गया कि जो निर्वाचन संबंधी विवाद है वो सीधे कोर्ट में जाएंगे। जैसे विधानसभा या विधानमंडल में निर्वाचन संबंधी विवाद है तो वो हाई कोर्ट में जाएगा, और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 1966 के पहले एक सिस्टम हुआ करता था और सारा विवाद जो है वो सिस्टम देखा करता था, है ना। निर्वाचन प्रणाली जो होती थी उसमें से एक सिस्टम हुआ करता था और वो उसको देखा करता था 1966 से पहले। और 1966 में ये बात आई कि भाई नहीं, अब जो विधानमंडल या विधानसभा है उसका विवाद कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा, और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव का विवाद है वो चुनाव का विवाद कहाँ जाएगा? सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक, एक 1988 में आया संवैधानिक संशोधन। 1988 में जो संवैधानिक संशोधन आया उस संवैधानिक संशोधन में बूथ कैप्चरिंग
कि इसकी स्थिति में यदि बूथ कैप्चरिंग हो जाता है तो उस बूथ कैप्चरिंग की स्थिति में मतदान को अवैध ठहरा दिया जाएगा। बूथ कैप्चरिंग मतलब क्या होता था कि आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि पूरी पर्ची उठा के ले गए, है ना, या जबरदस्ती कुछ वोट डलवा दिए। बूथ कैप्चरिंग पुरानी फिल्मों में अधिकतर ये दिखाया जाता था। तो यदि बूथ कैप्चरिंग होता है, वर्तमान समय में यदि कहीं पे वोट हुआ और वोटिंग होने के बाद ईवीएम हैक कर लिया और ये प्रूव हो गया कि वो हैकिंग है, तो चुनाव वहां पे निरस्त हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके का ये संवैधानिक संशोधन था। एक दूसरा संवैधानिक संशोधन आया था 2002 में। 2002 में जो संवैधानिक संशोधन आया, उस संवैधानिक संशोधन में ये बात कही गई कि जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनने जा रहा है उसको अपनी आपराधिक स्थिति स्पष्ट करनी होगी। ये 2002 में आया संविधान संशोधन में। 2002 के पहले ऐसा कोई संशोधन नहीं है। आप लोग सुनते होंगे कि जो भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ने जाता है तो उसको अपना पूरा डिटेल बताना होता है। आज के डेट में डिटेल बताना होता है, मतलब एक तरीके से ये जो हमारा आरपीए है ये हमारे लिए सूचना देने का कार्य भी करता है। इस अधिनियम के तहत जब संशोधन हुआ तो 2002 के पहले हमको ये पता नहीं चल पाता था कि जो व्यक्ति लड़ने वाला है, चुनाव लड़ने वाला है, उसका क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या उसके पास कितने पैसे हैं या उसके पास कितनी जमीन है। लेकिन वर्तमान समय में जब आप जाओगे तो व्यक्ति को पूरा पेश करना होता है, पूरा चीज देना होता है। आप चाहो तो आप प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनको भी अपना पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति को ये चीज बताना पड़ता है। इस तरीके से 2013 में भी और 2017 में भी संवैधानिक संशोधन हुए, कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो डाले गए। ठीक, 2010 में एक आया था। 2010 में अनिवासी भारतीयों को चुनाव देने का अधिकार दिया गया था, लड़ने का नहीं। ठीक है, 2010 में एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया आई। इस तरीके से 2010 में लोगों को, जो अनिवासी भारतीय हैं, उनको चुनाव में मत देने का अधिकार दिया गया था, चुनाव लड़ने का अधिकार उनको नहीं दिया गया था। इस तरीके से जो हमारा आरपीए है वो पूरे चुनाव पे निगरानी रखने का काम करता है। जो हमारा आरपीए है वो जनप्रतिनिधि की योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण करता है। आरपीए 1951 से आपको सूचना भी मिल जाता है। आरपीए 1951 जो है वो लोकतंत्र को स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, तो आरपीए 1951 बहुत महत्वपूर्ण है हमारी चुनाव प्रणाली के लिए। ये बना था अनुच्छेद 327 के अंतर्गत। ये पॉइंट जो है इसको याद रखेंगे। ये जब अधिनियम आया तो अधिनियम जो बनेगा वो किसी अनुच्छेद के तहत बनेगा, और ये अनुच्छेद 327। तो अनुच्छेद 327 क्या कहता है? ये कहता है कि संसद या विधानमंडल या विधानसभा या विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सारे जो निर्वाचन प्रणाली है इसके लिए नियम बनाए जाएंगे संसद के अधीन रहते हुए। ये 327 जो है वो कहता है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो आया वो अनुच्छेद 327 के अंतर्गत आया। ठीक है, तो ये हमारे लिए अब ऐसा है कि चुनाव जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है चुनाव की निगरानी करना, योग्य व्यक्ति का आना, अयोग्य व्यक्ति को हटाना। तो इस तरीके से राहुल गांधी जी के केस में जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसका एक महत्वपूर्ण रोल है। और सिर्फ राहुल गांधी जी के केस में नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि इस अधिनियम के तहत बड़े बड़े लीडरों को अपना पद छोड़ना पड़ा। जैसे इंदिरा गांधी, जब इंदिरा गांधी को सरकारी मशीनरियों के दुरुपयोग के केस में, इसके तहत रायबरेली की सांसद थी तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, जिसके बाद इमरजेंसी लगा था, आपातकाल की, आप लोग सुनते होंगे आपातकाल लगा। तो ये 1974 और 1977 के बीच में आपातकाल लगा था। तो कारण लगभग ऐसे ही कुछ था। जयललिता, आप लोगों ने जयललिता का भी नाम सुना होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनकी सदस्यता अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का चर्चा का विषय था, और इसमें हम लोगों ने आज आरपीए एक्ट 1951 को देखा, 1951 को समझा। अगले चर्चा के विषय में किसी और विशेष मुद्दे के साथ हम बात करेंगे।
जो प्रशासनिक दृष्टि से, जो सामाजिक दृष्टि से, जो राष्ट्रहित की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।